चलिए अब जरा अंडर 19 एशिया कप के बारे में बात की जाए। और अंडर 19 एशिया कप की अगर यहाँ पर बात करें तो 29 तारीख से ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जहाँ पर 8 जो एशियन टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं। 5 फुल मेंबर हैं और 3 एशियन टीम्स हैं। 3 एशियन टीम जो पार्टिसिपेट करने वाली हैं वो है नेपाल, यूएई और जापान। जी हाँ, ये इन तीन टीम्स की अंडर 19 की जो साइड्स है ये इस अंडर 19 एशिया कप में पार्टिसिपेट यहाँ पर करती हुई नजर आने वाली है। अगर आप देखें तो शुरुआत सबसे पहले अगर हम करें तो आपको डेट्स से शुरुआत कराते हैं कि एसोसिएट के जो यानी इन तीन टीमों के जो मैचेस हैं वो कौन कौन सी डेट पर है और टाइमिंग्स क्या क्या है, और वो उसके बारे में सबसे पहले शुरुआत से करते हैं। जरूर टाइमिंग्स की बात करें तो हम एशिया अंडर 19 एशिया कप की टाइमिंग्स है 10:30 बजे आईएसटी के मुताबिक। जी हाँ, और फिर उसके बाद हम शेड्यूल की तरफ अगर चले एसोसिएट के शेड्यूल की तरफ, तो 29 नवंबर को नेपाल वर्सेस श्रीलंका का मैच खेला जाएगा। वहीं 30 नवंबर को यूएई वर्सेस जापान, 1 दिसंबर को नेपाल वर्सेस बांग्लादेश, 2 दिसंबर को यूएई वर्सेस पाकिस्तान और 2 दिसंबर को ही इंडिया वर्सेस जापान का मैच खेला जाए। बिल्कुल, उसके बाद आगे आगे बढ़ा है तो 3 दिसंबर को नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान, 4 दिसंबर को पाकिस्तान वर्सेस जापान और 4 ही दिसंबर को उसी दिन यूएई वर्सेस इंडिया, 6 दिसंबर को सेमीफाइनल और 8 दिसंबर को फाइनल यहाँ पर खेले जाने हैं। अगर इनमें से कोई टीम पहुंचती है तो आगे सेमीफाइनल 6 दिसंबर को है और फाइनल 8 दिसंबर को यहाँ पर खेला जाना है। तो ये डेट्स हैं एशिया टीम्स की जो भी अंडर 19 एशिया कप में पार्टिसिपेट करने वाली है इस बार 29 तारीख से यहाँ पर शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं इन टीम्स की स्क्वाड के बारे में। स्क्वाड की जहां तक बात है तो स्क्वाड ऑलरेडी हमने आपके सामने प्रेजेंट भी की थी। अगर आप देखेंगे तो जो शुरुआत अगर करें नेपाल की स्क्वाड से तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर स्क्वाड रहने वाली है, जहां पर एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। ऑलराउंडर में पेसर हो, स्पिनर हो, बैटिंग डिपार्टमेंट हो, और अगर आप देखेंगे तो हेमंत धामी जो है वो यहाँ पर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे एज ए कैप्टन, और अर्जुन कुमार जो है जो कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन है वो वाइस कैप्टन का रोल यहाँ पर प्ले करते रहेंगे। इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से अच्छा प्लान कर सामने वाली टीम के खिलाफ एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सके। बॉलिंग हो, रोटेशन हो, या किन को किसको किस डाउन भेजना है, सिचुएशन कैसी होनी है, क्या क्या प्लान्स होने चाहिए, ये दारोमदार इन दोनों को। और हेमंत धामी की कप्तानी पे भी नजर रहेगी कि आखिर वो किस तरह की कप्तानी यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। अभी रिसेंटली अगर हम देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर हम देखें तो 2 पेसर्स ने बहुत अच्छी खासी कप्तानी यहाँ पर कर दिखाई है। एक आप देखें पैट कमिंस को, उस तरफ अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह को अभी रिसेंटली, तो इन पे भी एक नजर रहेगी कि ये कैसी कप्तानी करते हैं एज अ पेसर। ये बहुत नीचे लेवल का क्रिकेट है, इंटरनेशनल अलग है, यहाँ अंडर 19 है, यहाँ पर चैलेंजेस जो है उसके मुकाबले बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी नजर आएगी कि हेमंत धामी आखिर किस तरह से टैकल करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और उसके बाद अगर यूएई की स्क्वाड की बात करें, फिर आगे और भी बात करेंगे यूएई की स्क्वाड के बारे में, क्या ख्याल है, कौन कप्तान है, क्या कुछ है। जरूर अयान अफजल खान को यहाँ इंक्लूड किया गया है और उन्हें कप्तान बनाया गया है। उसके बाद अक्षत राय, आर्यन सक्सेना, अब्दुल्ला तरीक, अलअजगर शम्स, इथेन डिसूजा ये थोड़े खेले हुए हैं। जी हाँ, इन्होंने अच्छी बैटिंग की है। जी हाँ, फजीउर रहमान, हर्ष देसाई, करण धीमन, मुदित अग्रवाल, नूरुल्लाह अयूबी, रचित घोष, रेहान खान, उदित सूरी, याइन किरण। क्या तो ये कहीं ना कहीं स्क्वाड है जहां पर अयान खान को इंक्लूड किया गया और एज अ कैप्टन वो इस टीम को लीड करते नजर आएंगे। अयान खान के पास एक्सपीरियंस जरूर हो गया है, काफी मैचों का, इंटरनेशनल मैचेस भी वो खेलते हैं। पिछला भी अंडर 19 उन्होंने कवर अप किया था। देखना पड़ेगा कि वो यहाँ पर कप्तान, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कप्तानी तो ठीक है लेकिन बल्ले अपने खुद से ही परफॉर्मेंस होनी दे रही है, जो कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है। अगर आप उनका रिसेंटली इंटरनेशनल करियर में उठाकर देखेंगे तो अयान खान जो एक ऑलराउंडर है वो कोई रोल प्ले करते हुए हमें दिख नहीं रहे, चाहे वो बैटिंग से हो चाहे बॉलिंग से हो। बहुत ही रेयर परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। सबसे पहले तो उन्हें एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तब जाकर फिर उनकी कप्तानी की भी हम यहाँ बात जरूर करेंगे। कप्तानी पे नजर तो रहेगी, लेकिन उससे पहले वो अयान खान एज अ प्लेयर की परफॉर्मेंस भी बहुत जरूरी है टीम के लिए। अगर कप्तानी परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो बाकी टीम तो वैसे ही थोड़ी सी डल चल रही है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज और है कि यूएई अंडर 19 जो बांग्लादेश का दौरा करने गई थी, और यूएई अंडर 19 ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो मैचेस खेले थे इसमें थोड़ी सी डिफर टीम थी अगर हम देखें, और एशिया कप में जो जा रही है उसमें भी 1-2 बदलाव है। तो यहाँ पर ये चीज काफी ज्यादा बैकफायर करेगी। ये डेली क्रिकेट जरूर कहेगा कि इतना चेंजेस अंडर 19 के लेवल पर ये सही नहीं था। जरूरी नहीं था कि इतना चेंज किया जाए। एक टीम को लेकर चलते, जो यूएई बांग्लादेश का दौरा जब जिस टीम ने किया वहां पर भी रखना चाहिए था एक टीम, सिमिलर टीम को, एक पूल को,
तो बहुत बेहतर हो। बिल्कुल सही कहा आपने। जो बांग्लादेश गई थी वो भी, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज खेली वो भी, और ये टीम भी अगर सेम होती तो और ज्यादा बेटर था। एग्जैक्ट सेम प्लेयर्स होते तो और ज्यादा बेटर होते, बजाय 2-3 चेंजिंग्स वगैरह के। अब बात करें अयान खान इंटरनेशनल खेले हुए, उस सूरत में उनको एज अ कैप्टन छोड़ देना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको अवॉइड भी कर सकते थे। उसकी जगह पर किसी उसी कप्तान को लेकर जाते जो कप्तान आपने जो ट्राई सीरीज में खिलाया या फिर बांग्लादेश में खिलाया, उसी को लेकर जाते तो और ज्यादा बेहतर रहता एक प्लेयर के बूस्टअप के लिए भी। उसके बाद जापान की अंडर-19 स्क्वाड की यहाँ बात की जाए तो ये कुछ नाम ऑलरेडी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इससे पहले भी आपके सामने स्क्वाड यहाँ पर बताई हुई है, तो यही कहीं ना कहीं जापान की जो स्क्वाड है वो यहाँ पर रहने वाली है। और जी हाँ, बिल्कुल। और कप्तान है कोजी हार्डग्रेव, जी हाँ यही कप्तानी यहाँ पर करने वाले हैं। तो खैर, और जापान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से वही चीज रहेगी कि वो मैचेस खेले। 50 ओवर पहले बैटिंग आती है, 50 ओवर पूरे बैटिंग करने की कोशिश करें, आसान बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ के मैचेस है, यूएई के खिलाफ पिछले अंडर-19 एशिया कप में उन्होंने कमाल की बैटिंग की थी, 50 ओवर पूरे बैटिंग की थी, 200 से ऊपर रन भी लगाए थे। वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन था जापान के लिए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जितना ज्यादा ओवर आप खेल सके उतना बेटर है। ये नहीं कहेंगे 50 ओवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना ज्यादा ओवर खेल सके उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। टीम लर्न करे जापान की, तो बस इतना ही यहाँ पर कहना चाहेंगे। लेकिन वहीं पर यूएई और नेपाल की बात करें, शुरुआत नेपाल से करना चाहूंगा। पिछली बार जो है बैटिंग परफॉर्मेंस खराब हुई थी, और इस बार भी जो सबसे ज्यादा कमजोरी नजर आई है वो बैटिंग डिपार्टमेंट में हुई। अभी रिसेंटली टीम ने कर्नाटक के खिलाफ 3-2 से जो एक सीरीज जरूर जीती, लेकिन उसमें भी एक आध प्लेयर्स के अलावा वो बैटिंग जो हम कहते हैं कि एक कंसिस्टेंसी स्ट्रेंथ देखने को मिले, वो हमें देखने को नहीं मिली। 2 बार मेरे ख्याल से उनमें से शायद 3 बार नेपाल की पहले बैटिंग आई थी, उसमें 2 बार वो 50 ओवर पूरे बैटिंग नहीं कर पाए पहले बैटिंग करते हुए। कर्नाटक की साइड के खिलाफ, जो अंडर-19 साइड के खिलाफ, जो कि एक स्टेट टीम की अंडर-19 साइड है, उसमें भी 5-6 प्लेयर स्टार प्लेयर्स उस स्क्वाड में आए नहीं थे। उनके खिलाफ 2 बार शुरू में बैटिंग ना कर पाना ये अपने आप में सेटबैक है, क्योंकि इस बार यहाँ पे जो है वो जो कंपटीशन लेवल है वो डेफिनेटली हाई होगा। यहाँ बांग्लादेश है जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, उसके बाद श्रीलंका होगी, अफगानिस्तान भी यहाँ पर होगी, जिन्होंने अभी पाकिस्तान और यूएई को ट्राई सीरीज में मात दी है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, सबसे पहला टास्क होगा कि प्लेयर्स अगर पहले बैटिंग आती है तो 50 ओवर खेलने की कोशिश करिए। रन कितने बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, हवाई शॉट खेलने से बचने की कोशिश कर टारगेट रखिए 50 ओवर बैटिंग करना। वो हो जाए डेफिनेटली आप खुद देखेंगे 50 ओवर कंप्लीट होते आपका स्कोर इतना अच्छा खासा तो हो ही जाएगा कि बॉलर्स उसमें फाइट कर सके, जान डाल सके। हम बॉलर्स को फिर भी थोड़ा मार्क्स देंगे और बॉलर्स से उम्मीद भी करेंगे कि बॉलर्स इन बैट्समैन के सामने कैसा करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका के सामने। लेकिन उससे ज्यादा कंसर्न बैटिंग में है। ये आप देखेंगे कि जब मैचेस यहाँ पर शुरू होंगे तो बैटिंग में नेपाल को यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। एंड यूएई की बात करते हैं, दोनों ही में हाल उनका रिसेंटली प्रिपरेशन में खराब देखने को जरूर। अगर आप देखें यूएई जो वहां गई, बांग्लादेश गई थी, उसके बाद आप देखें फिर अभी ये ट्राई सीरीज खेली, तो हालात खराब हैं दोनों ही सेक्शन। हाँ बिल्कुल, और हालात अच्छे नहीं है। लेकिन एक चीज की जरूर यहाँ थोड़ा सा तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक टफ और कॉम्पिटिटिव टीमों के खिलाफ खेले हैं। ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है। अगर वो निकाल पाए तो कुछ अच्छा निकाल पाए और बहुत जल्दी लर्न कर पाए। इतना आसान होता नहीं है बोल देना कि लर्न कर लिया, और एक्चुअल में उसको लर्न करना बहुत बड़ा फर्क होता है। लर्न करके अप्लाई करना ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। बोल देने से तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन देखना होगा कि हमें एशिया कप में क्या कुछ लर्न करी हुई चीजें दिखती है या नहीं। जैसे 50 ओवर खेलना, स्कोर लगाना, ऐसे नहीं स्ट्राइक रोटेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। तो किस तरीके के आप शॉट्स खेल रहे हैं, तरीका क्या है, आप कुछ सीखे हैं या नहीं, उससे फॉल्स शॉट आप कितना बच रहे हैं उससे। ये एज बहुत खतरनाक एज है, तो ये हमें देखना होगा कि इस एज में फॉल्स शॉट्स पे अगर कंट्रोल हो पाया, और 50 ओवर खेल के ऐसा नहीं कि आप 130 रन बना रहे हैं, क्योंकि पिचेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पिचेस मिलेंगी आपको वहां पर। तो स्कोर कम से कम आपको आगे लेकर जाना होगा, अच्छा ले जाना होगा। तो बैटिंग से और बॉलिंग से 50-50 का मामला है कि परफॉर्मेंस हो भी सकता है या नहीं भी, क्योंकि यूएई ने ऐसा कोई मार्क अभी तक दिखाया है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उस ट्राई सीरीज में भी उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं। यहाँ तक कि जब पहले मैच के मुकाबले चौथे मैच में जाकर वो सिर्फ 81 रन पर ऑल आउट बस। तो 3 मैचों में उन्होंने कुछ खासा हमें देखने को मिला। बिल्कुल, तो उसी का डर कहीं ना कहीं है कि बैटिंग यूनिट तो उनका खराब चल ही रहा है, लेकिन बॉलिंग में भी उन्होंने 4 मैचेस खेले, 40 विकेट के ओपोनेंट के सामने थे, उसमें से सिर्फ 12 विकेट निकालने में वो कामयाब हुए थे। तो बॉलिंग में भी बहुत खराब हमें हालात देखने को मिले थे। लेकिन उस चीज से वो कितना सीखे हैं, कितना अडॉप्ट किया है, क्योंकि उसमें से एक
ओपोनेंट के साथ तो वो अभी खेल नहीं वाले। पाकिस्तान अंडर के खिलाफ उनका मैच होना है अंडर एशिया कप में, उनके खिलाफ वो अभी मैच भी खेल कर आए हैं। 2-2 मैच उन्हें मिले थे प्रैक्टिस मैच ट्राई सीरीज में के तहत अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। बैटिंग 50 ओवर बैटिंग करना, फॉल शॉट कितना आप कम खेल रहे हैं और सिंगल आप स्ट्राइक रोटेट कितना कर रहे हैं, ये सब चीजें क्रिकेट की नजर रहेगी नेपाल और यूएई की खास करके इन दो टीमों पर नजर रहेगी। जापान जैसे पहले ही कहा वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सीख रहे हैं, वो एंजॉय करें, टाइम स्पेंड करें और जितना ओवर ज्यादा खेल सके उतना उनके लिए बेहतर रहेगा। और यहाँ पर अगर आप चैलेंज की बात करें तो डेफिनेटली नेपाल को एक बेहतर परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जीते किसी एक टीम के खिलाफ, सबसे पहले तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, किसी टीम को हराए। पिछली बार यूएई फाइनल खेला था, इस बार इतना आसानी के इस बार इंडिया पाकिस्तान के रूप में वो होने वाले, लेकिन कोशिश उन्हें लगातार करनी चाहिए क्योंकि शायद सेमीफाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को मात दे दी। अगर हम बात करें तो इस बार कोशिश करनी चाहिए। लड़के अलग हैं लेकिन प्रैक्टिस भी इन टीम प्लेयर्स को जरूर मिली है। अब देखना पड़ेगा कि यूएई ने अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली ट्राई सीरीज से और नेपाल ने उस कर्नाटक वाली सीरीज से कितना कुछ सीखा और कितना अप्लाई करने में कामयाब हुए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ और अंडर एशिया कप की भी मैचेस के एनालिसिस आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। सारे मैचेस के एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे लेकिन जिन मैच एनालिसिस का टाइम मिल पाएगा उसके आपके सामने जरूर प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में